हमारे देश की वायु सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय वायुसेना की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। हमारी सेना दुनिया में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स द्वारा संचालित है। आज भारत समेत सभी बड़ी ताकतें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को अपनी सेना में सम्मिलित करने की कोशिश कर रही हैं। भारत ने रूस के साथ मिलकर बेहतर 5वीं पीढ़ी के विमान विकसित करने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य भारत को Su-57 परियोजना पर आधारित एक आधुनिक स्टेल्थ विमान प्रदान करना था, जो कि विकास प्रक्रिया के तहत था। आज रूस का Su-57 प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है, लेकिन भारत 2018 में ही इस जॉइंट वेंचर से हट गया था। भारत ऐसी परियोजना से क्यों पीछे हटेगा, जब हमारे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भविष्य में भारतीय तर्कश को शक्ति देने के लिए मुख्य हथियार होंगे। आइए इन सभी कारणों का विश्लेषण वीडियो के माध्यम से करें। शीत युद्ध न केवल दो शक्तिशाली ताकतों के बीच वैचारिक और राजनीतिक टकराव का काल था, बल्कि सैन्य और तकनीकी क्षेत्रों में उन्नति का काल भी था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने शुरुआती दिनों में अपने विरोधी को खदेड़ने के इरादे से हथियारों की तरक्की के विकास पर भारी रकम खर्च की। इस प्रतियोगिता से कई बेहतरीन हथियारों का जन्म हुआ। लड़ाकू विमानों के मामले में भी ये स्पष्ट हुआ। चुपके विमानों की एक नई पीढ़ी के विचार की शुरुआत वियतनाम युद्ध के अंत में की गई थी। उस दिन वियतनामी सैनिकों ने 1 दर्जन अमेरिकी B-52 बमवर्षकों को सोवियत निर्मित S-75 मिसाइलों से मार गिराया था। B-52 आधुनिक S-400 मिसाइल प्रणाली की पिछली पीढ़ी S-75 की रडार आंखों से आगे नहीं निकल सका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तब स्टेल्थ विमानों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देश ऐसे स्टेल्थ विमान विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो रडार से बच सकें, लेकिन इनमें से कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। 80 के दशक में अमेरिका द्वारा पेश किया गया F-117 दुनिया का पहला सच्चा स्टेल्थ विमान था। बाद के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 बमवर्षक और F-22 लड़ाकू विमानों के साथ चुपके प्रौद्योगिकी में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उस समय सोवियत संघ, जिसकी पश्चिमी यूरोप से सीमाएं थीं, भूमि आधारित बलों के लिए बेहतर हथियार बनाने में केंद्रित था। वे अमेरिका के बेहतरीन विमानों का मुकाबला करने के इरादे से S-300 मिसाइल सिस्टम और उन्नत टैंक विकसित कर रहे थे। इनका समर्थन करने के लिए सोवियत रणनीति MiG-29 और Su-27 सहित आधुनिक विमान विकसित करने की थी, लेकिन सोवियत नेतृत्व इनसे बेहतर 5वीं पीढ़ी के विमान विकसित करने की आवश्यकता से अच्छी तरह वाकिफ था। 70 के दशक के अंत तक उन्होंने इस तरह की पहल शुरू कर दी थी, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद वित्तीय संकट के कारण इस परियोजना को रोकना पड़ा। रूस ने 2002 में पाक FA नाम से इस कार्यक्रम को फिर से शुरू किया। इस बार बाजी सुकोई के खाते में गई। इसका उद्देश्य F-22 रैप्टर के समान एक विमान बनाना था, लेकिन वित्तीय संकट के कारण परियोजना की प्रगति बहुत धीमी थी। साथ ही उन्हें लागत कम करने के लिए Su-35 सहित पिछली पीढ़ी के विमानों के इंजन, एवियोनिक्स आदि घटकों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने इस विमान का नाम Su-57 रखा है। ये वो समय था जब भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस ने शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद दोनों देशों ने 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए एक संयुक्त उद्यम पर विचार करना शुरू किया। Su-57 के आधार पर FGFA नामक एक परियोजना भी विकसित की गई थी। शर्त ये थी कि दोनों देश विमान के डिजाइन के लिए $6.6 बिलियन का निवेश करेंगे। इसके अलावा ये निर्धारित किया गया था कि लगभग 250 विमान रूस द्वारा और 214 विमान भारत द्वारा खरीदे जाएंगे। भारत ने भारत की जरूरतों के अनुरूप रूसी मॉडल में 40 से ज्यादा बदलावों की मांग भी की थी। सुकोई 57 की पहली परीक्षण उड़ान 2010 के आसपास हुई थी। भारत इस उड़ान को बड़े चाव से देखता था, क्योंकि उन्हें इस विमान का दूसरा संस्करण मिलने वाला था। तब ये बहुत स्पष्ट था कि एक लड़ाकू जेट था जो हवाई श्रेष्ठता सुनिश्चित करने और लचीला होने में सक्षम था। इसके अलावा रूस का तर्क था कि इनमें लगे आधुनिक रडार 400 किलोमीटर की दूरी पर विमान का पता लगा सकते हैं। Su-57 दुनिया के सबसे अच्छे स्टेल्थ विमान F-22 से बड़ा था। ये अधिक हथियार ले जा सकता है और इनकी रेंज लंबी है, लेकिन फिर भी इंजन विमान का दिल और एवियोनिक्स तंत्रिका तंत्र सुकोई 35 के ही थे।
हालांकि ये लागत कम करने के इरादे से था। 5वीं पीढ़ी के विमान में अप्रचलित पुर्जे फिट किए गए थे, जिसने इसकी गोपनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। चूंकि ये एक आफ्टर बर्नर का उपयोग करके सुपर क्रूज करता है, इसलिए इंफ्रारेड रडार पर इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग दोनों आधुनिक 5वीं पीढ़ी के इंजनों का उपयोग करते हुए आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना सुपर क्रूज कर सकते हैं। इसलिए उनके पास Su-57 की तुलना में बहुत बेहतर स्टेल्थ है। उनका रडार क्रॉस सेक्शन एक छोटे तोते की तुलना में छोटा है। चूंकि Su-57 का रडार क्रॉस सेक्शन अपेक्षाकृत बड़ा है, इसलिए आधुनिक रडार बड़ी दूरी पर उनका पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए Su-57 पर इस्तेमाल किए गए रडार 225 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे Su-57 का पता लगा सकते हैं। वही रडार F-22 के बेहतर स्टेल्थ के कारण केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर उनका पता लगा सकता है। ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। हमें याद रखना चाहिए कि आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन रूस का तर्क है कि Su-57 की तुलना F-22 और F-35 से नहीं की जानी चाहिए। वे एक ऐसे आधुनिक विमान चाहते थे जो उनके श्रेष्ठ वायु रक्षा रडार के सामने काम कर सके। इसलिए Su-57 का डिजाइन एक अच्छे डॉग फाइटर होने के विचार पर आधारित है, लेकिन स्टेल्थ, आउटडेटेड इंजन और एवियोनिक्स में यह कमी भारत को मंजूर नहीं थी। परियोजना में देरी होने पर भारत ने ऑर्डर को 214 से घटाकर 144 कर दिया। 2016 में रूस ने भी अपने ऑर्डर को काफी कम कर दिया और परियोजना अनिश्चित हो गई और रूस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए तैयार नहीं था। प्रारंभ में रूस ने भारत के HAL को 25% डिजाइन कार्य देने का वादा किया था। बाद में इसे घटाकर महज 15% कर दिया गया। तब भी रूस की मांग थी कि परियोजना की आधी लागत भारत वहन करे, लेकिन देरी के चलते प्रोजेक्ट की लागत फिर से बढ़ गई। तब रूस ने भारत से और धन की मांग की। इसके साथ ही भारत को FGFA परियोजना से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुर्की के आगमन के साथ ये परियोजना, जो भारत द्वारा अधिक पैसा खर्च करने से इनकार करने के बाद संकट में थी, वापस लाया गया। तुर्की ने रूस से 100 Su-57 विमान खरीदने का फैसला किया है, लेकिन आज तक सिर्फ 11 सुकोई 57 विमान बनाए जाने से साफ है कि रूस को इस विमान पर कितना भरोसा है। दशकों तक भारत मुख्य रूप से तत्कालीन सोवियत संघ या वर्तमान रूस के विमानों का उपयोग करता था, लेकिन हाल के वर्षों में रूसी निर्मित विमानों की गुणवत्ता एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रही है। आज भारतीय नौसेना के कब्जे में आधे से भी कम यानी लगभग 45 MiG-29 विमान युद्ध के लिए तैयार हैं। हम में से कोई भी ये नहीं भूल सकता है कि इनमें से एक हाल ही में ढह गया। भारत का अंतिम लक्ष्य अपना स्वयं का 5वीं पीढ़ी का विमान बनाना होना चाहिए। हालांकि इस तरह की योजना मौजूद है, लेकिन अनुमान है कि इस विमान की पहली उड़ान 230 में ही होगी। इस बीच भारत आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न योजनाओं को अपना सकता है। रूस से S-400 सिस्टम खरीदना एक समाधान लगता है। रूस का दावा है कि इनमें चीन की 5वीं पीढ़ी के विमानों का पता लगाने और उनसे बचाव करने की क्षमता है। और दूसरा विकल्प फ्रांस से और रफेल खरीदना और बेहतर हथियारों के साथ उन्हें और घातक बनाना है। इसमें कोई शक नहीं है कि रफेल अगर स्टेल्थ प्लान नहीं है तो बेहतरीन प्लान है। एक अन्य विकल्प F-35 जैसे कम से कम कुछ सिद्ध स्टेल्थ विमान खरीदना है। हालांकि भारत ने रूस के साथ FGFA कार्यक्रम करने से खुद को राहत दे ली है, लेकिन एक बार अपनी क्षमता साबित करने के बाद भारत भविष्य में Su-57 को नहीं खरीद सकता है। लेकिन चीन ने भी सुकोई 57 को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के विमान होने का दावा करने वाली चीन इस बात को लेकर स्पष्ट है कि वो इन विमानों को क्यों खरीद रहा है। भले ही भारत भविष्य में इन विमानों को खरीदता है, लेकिन अगर चीन को विमान की कमजोरियों का एहसास हो जाता है तो वो भारत पर अपना पलड़ा भारी कर लेगा। भारत और सोवियत संघ केवल व्यावसायिक संबंध ना होकर घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन सच्चाई ये है कि हाल के वर्षों में रूस के साथ संबंध कम से कम कुछ हद तक मुकदमेबाजी तक ही सीमित रहे हैं। अपनी खुद की आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने की उत्सुकता में रूस अक्सर भारतीय हितों को अनदेखा करता है। Su-57 इसका सिर्फ एक उदाहरण है।
हमें एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता है जो हमारे हितों को जानता हो, और जब हम बड़े हथियार और वित्तीय सौदा कर रहे हो तो इसे केवल एक मुकदमे के रूप में ना देखें।